क्या यह संभव है कि एडवांस यौगिक साइंस और न्यूरोसाइंस की मदद से मानसिक अस्थिरता के पेशेंट को ठीक किया जा सके? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि एंशिएंट इंडियन कल्चर में किसी भी मानसिक अस्थिर व्यक्ति का उदाहरण दिया गया हो? क्या आपने कभी रामायण में मानसिक अस्थिर व्यक्ति का वर्णन पाया है? क्या आपने कभी महाभारत में मानसिक अस्थिर व्यक्ति को देखा है? तो क्या हमारा यौगिक साइंस आज के एडवांस न्यूरोसाइंस से भी आगे था? इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला यह कि मानसिक अस्थिरता होने के क्या कारण होते हैं, दूसरा यह कि मानसिक अस्थिर व्यक्ति का कैसा अनुभव होता है, और तीसरा उसके समस्या का समाधान। आपने सुना होगा कि हमारे शरीर पंचभूत तत्व से बना हुआ है, वैसे ही हमारा मन 5 ऊर्जा से बना हुआ है: ध्यान, श्वास, चेतना, विचार और बुद्धिमत्ता। अब सबसे पहले हम कारण के ऊपर बात करते हैं कि यह क्यों होता है और कब होता है। सबसे पहला कारण है जेनेटिक फैक्टर। अगर पेरेंट्स में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो तो आगामी संतान में भी वही समस्या हो सकती है। किसी भी भूतकाली गलती के कारण जिससे पेरेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य में कोई नुकसान हुआ हो और उससे मानसिक अस्थिरता में दिक्कत हो तो वह समस्या आगे भी संभावना से अधिक हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि यदि पेरेंट्स में समस्या हो तो उसके संतान में भी होना तय है, लेकिन यह संभावना बढ़ जाती है। इस बारे में हिंदू शास्त्र में भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि कामासूत्र में, कि संभोग के समय हमारी मानसिकता वीर्य के गुणों को प्रभावित कर सकती है और यह वीर्य के माध्यम से संतान में मानसिकता का विकास हो सकता है। दूसरा कारण है दिमागी रसायन, जिसे सामान्य भाषा में दिमागी केमिकल लोचा भी कहते हैं। आपने आयुर्वेदा में सुना होगा कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, जिसे वात, पित्त और कफ कहते हैं। यदि ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो किसी भी समस्या की उत्पत्ति नहीं होती और बड़े रोग भी शरीर में उत्पन्न नहीं होते, जैसे कि कैंसर। इसी तरह हमारे दिमाग में भी 3 रसायन होते हैं, जिन्हें सेरोटोनिन, डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन कहा जाता है। ये तीनों रसायनों के संतुलन से हमारी दिमागी स्थिति परिपूर्ण बैलेंस में रहती है और ये तीनों रसायन कोई बाहर से अंदर दाखिल करने की जरूरत भी नहीं होती। ये तीनों केमिकल हमारे दिमाग खुद प्रोड्यूस करता है और इसे संतुलित करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे कि जब हमारे दिमाग को आराम की जरूरत होती है तो हमें उसे आराम देना चाहिए। जब हमारे दिमाग को काम करने की आवश्यकता होती है तो हमें उनसे काम करवाना चाहिए, और जब हमें तनाव से मुक्त होने की आवश्यकता हो तब हमें उसे संतुष्ट करने और स्ट्रेस को दूर करने के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। इन तीनों चीजों के संतुलन से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है। आगे तीसरा कारण है ट्रॉमा। जब किसी के साथ भूतकाल में कोई शोषण हुआ हो या फिर कोई ऐसी घटना घटी हो जिसके कारण पेशेंट वर्तमान समय में किसी चीज को देखकर ट्रिगर हो जाता है और उसे दिमागी दोहरा पड़ता है, जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं। हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, एक लॉजिकल और दूसरा इमोशनल। इमोशनल दिमाग पूरे इमोशंस के ऊपर काम करता है, जैसे कि हमारे इमोशनल दिमाग में कुल 33 भावनाएं या इमोशंस होते हैं और वे सभी इमोशंस के रूट्स भी होते हैं। जब ये रूट्स डैमेज हो जाते हैं तब पेशेंट के साथ ट्रॉमा होता है। रूट्स डैमेज होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई हमारे मन में जन्मजात किसी बात को डाल दे जिसके कारण हम जीवन भर डरते रहें, और वो बात या फिर उससे संबंधित कोई घटना जब हमारे सामने आती है तब हमारा इमोशनल भाग स्ट्रेस में पड़ जाता है और उसे हम दिमागी दोहरा या फिर ट्रॉमा कहते हैं। आगे चौथा कारण है चिंता। ट्रॉमा और चिंता कुछ लेवल पर एक ही समान है। जैसे ट्रॉमा में बाहरी तरफ से हमारे दिमाग में कोई बात डाली जाती है, वैसे ही चिंता में अंदर से कोई बात या फिर डर का जन्म होता है और हम उस बात को अपने विचारों द्वारा बड़ा बना देते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने से दिमागी न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं और न्यूरॉन्स की संख्या में नोंदपात्र घटावा भी आ सकता है, जिसके कारण हमारी बुद्धिमत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। स्ट्रेस और ट्रॉमा को सॉल्व करने का एक ही इलाज है कि आप अपने मन से प्रश्न करना शुरू करें। जैसे कि अगर हमें किसी बात का डर है तो अपने आप से बात करें और पूछें, क्या समस्या है?
क्यों डर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? जैसे कोई साइकेट्रिस्ट पेशेंट के साथ बात करता है, बस उसी तरह। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आप पूछते पूछते उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आपके मन के पास कोई जवाब ही नहीं है और वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। तब आप समझे कि आप रूट्स तक पहुंच गए हैं और कमांड देने का सही समय है। तब आप कोई भी कमांड अपने दिमाग को दे सकते हैं और वो कमांड एक रूट्स बन जाएगा। आगे पांचवा कारण है बायोलॉजिकल रिएक्शन। देखिए, हमारा शरीर एक फंक्शन पर काम करता है। उसके पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती, बल्कि वह एक रिएक्शन देने में ही जानता है। जैसे गीता में कृष्ण खुराक के ऊपर कहते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। यही 3 गुण हमारे दिमाग पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे समझें कि आप बहुत ज्यादा प्रमाण में मांस का सेवन करते हैं या फिर कोई बॉडी बनाने के चक्कर में अधिक केमिकल अपने शरीर में डालते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी केमिकल से बनी दवाइयां लेते हैं, तो हमारा शरीर रिएक्शन करता है और परिणाम देता है। परंतु ये परिणाम आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। आपने एक बात नोट की होगी कि कोई व्यक्ति अगर हर बात पर दवाई लेता है या फिर आर्टिफिशियल नींद की गोलियां लेता है तो उनका स्वभाव बदल जाता है। ऐसे ही बॉडी बनाने वाले जब शरीर में अधिक केमिकल डालते हैं तो उनका स्वभाव भी थोड़ा हार्डकोर हो जाता है और मानसिक टफनेस बढ़ जाती है। इसे हम तामसिक ऊर्जा का प्रभाव कहते हैं, जो शारीरिक और मानसिक दोनों पर प्रभाव डालता है। आगे है छठवां कारण, मल्टीपल नशे करना। आज की जनरेशन में नशे करना एक कूल सी चीज हो गई है और यह यंग जनरेशन में भी समस्या देखने को मिलती है। अब इस बात का एक सिंपल सा उदाहरण समझाता हूं। सोचिए कि आप पेट साफ करने की दवा और लूज मोशन को ठीक करने की दवा को एक साथ लेते हो और वो भी हर रोज लेते हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेट की हालत क्या हो सकती है? एक दवा आपका पेट साफ करना चाहती है और दूसरी दवा कंस्टिपेशन बनाना चाहती है, और ये दोनों के संयोजन से हमारे पेट में कंफ्यूजन उत्पन्न होती है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी नहीं होता। उसी तरह जब हम मल्टीपल नशे करते हैं, जैसे कि ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन, तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह के प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहे हैं। यह सिचुएशन दिमाग के लिए एक परेशानी क्रिएट कर सकती है, जिससे मानसिक बीमारी पैदा हो सकती है। फिर पाखंडी ऐसे लोगों को नजर लगना या फिर किसी बड़े बहुत प्रेत का वशीकरण होने की बात करते हैं। आगे 7वां कारण है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इस प्रकार के पेशेंट्स बड़ी उम्र में ही पाए जाते हैं। उनके लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो कुछ नया सीखना, कुछ सुनना और किसी से इमोशनली कनेक्ट होना ही भूल जाते हैं। वो मानसिक और बुद्धि की दृष्टि से इतना ज्यादा अजड़ बन जाते हैं कि उन्हें मानसिक तौर पर सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मानसिक रोग को कोई दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए खुद पेशेंट को खुद को समझकर ही ठीक करना पड़ता है। आपने कुछ ऐसे रूढ़िचुस्त लोग देखे होंगे जो अपनी मनमानी करते हैं। कुछ नया सीखने की बजाय वे किसी को समझने की कोशिश तक नहीं करते। वे सोचते हैं कि वो ही सही हैं और सामने वाला गलत है, और ऐसे ऐसे लोगों की बुद्धि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी मानसिकता भी अजड़ बनती जाती है। ऐसे लक्षण आज की यंग जनरेशन में भी कुछ लोगों में दिखाई देते हैं और उनकी मानसिकता बड़ी उम्र वाले लोगों की तरह अजड़ बन जाती है। किसी को शांति से समझना, शांति से बात करना, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस होने पर नशे करना, लड़ना झगड़ना और हमेशा खुद को सही मानना, ये सब न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के लक्षण हैं। अगर कोई छोटी उम्र में ही ऐसी मानसिकता रखता है तो बहुत ही ज्यादा संभावना होती है उसे भविष्य में मानसिक रोग होने की। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब अंतिम समय चल रहा था, तब उसके एक मित्र ने उसे कहा कि जिंदगी को 3 शब्द में बयां करो। तब आइंस्टाइन कहते हैं, जस्ट कीप लर्निंग। फिर उनके मित्र ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब आइंस्टाइन कहते हैं कि मैंने जो जाना है और मैंने जो सीखा है वो बस एक सागर की बूंद के बराबर है, और जो बाकी रह गया है वो पूरा समुद्र है। जरा सोचिए, आइंस्टाइन जैसा महान बुद्धिशाली वैज्ञानिक अपने अंतिम समय में ऐसा बोले,
तो फिर हम कैसे मान सकते हैं कि हमें ही सब कुछ आता है? आगे 8वां कारण है सोशल आइसोलेशन। जो इंसान खुद को सबसे अलग कर देता है, किसी से बात करने में डर महसूस करता है और अपनी भावनाओं को दबाए रहता है, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जो भी दबाई हुई भावनाएं हैं वो सभी एक बार फटकर बाहर आती हैं। और जब वो बाहर ना आ सके तब अंदर ही विस्फोट हो जाती है। और जब हमारी भावनाएं बहुत मजबूत हो जाती हैं तो वे आंतरिक नुकसान करती हैं, जिसके कारण स्वभाव में बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। एक उदाहरण से समझते हैं। आज की युवा पीढ़ी में जब रिलेशनशिप टूटते हैं तो लड़कियां अकेलापन और भावनाओं को बाहर निकाल देती हैं, परंतु लड़के रोने के बजाय अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं और किसी से अपनी भावनाएं बांटने की काबिलियत नहीं दिखाते। इसके बाद उनके स्वभाव में बदलाव आता है, और यदि यह समस्या बार बार होती है तो आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब उनके स्वभाव में परमानेंट बदलाव हो जाता है। वे एक बड़े रूप में इंट्रोवर्ट बन जाते हैं और अपनी बनाई हुई दुनिया में अकेले जीने लगते हैं। इसे हम सोशल आइसोलेशन कहते हैं। अब आगे है आसपास का वातावरण। आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जिनके आसपास का वातावरण बहुत चुनौतीपूर्ण और अस्थिर होता है। जैसे कि व्यापार में रोजाना संघर्षों का सामना करना, अपनी भावनाओं को दबाए रहना, सामाजिक और पारिवारिक दबावों का सामना करना। जब हम युवा होते हैं तो हमारा शरीर और मानसिकता दोनों ही मजबूत होती है, जिससे हम दिन ब दिन की चुनौतियों और प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। परंतु जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर के साथ ही मानसिकता भी बदलती जाती है और हम दर्द को सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दो तरह के लोग बन जाते हैं। एक जो कि अपने लॉजिकल दिमाग के साथ होते हैं और वो मन से अजड़ या फिर खड़ूस बन जाते हैं, और दूसरे वो लोग जिसका इमोशनल दिमाग सक्रिय होता है और वे हर छोटी छोटी बात पर रोते हैं या खूब हंसते हैं। ये सभी लक्षण होते हैं। अगर इसे समय के साथ ठीक ना किया जाए तो समय के साथ साथ वो स्ट्रांग बन जाते हैं, ना कि सॉल्व। अब आगे 10वां कारण है क्रॉनिक इलनेस। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सभी मानसिक समस्याएं जब हम साथ में लेकर चलते हैं तो वो हमारे उम्र के साथ साथ मजबूत होती जाती हैं। यहां एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप जैसे हैं वैसे ही आप अपने अंत तक बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में समझें, जैसे कोई व्यक्ति एक अपराधी है तो बहुत संभावना है कि समय के साथ वह और भी बड़ा अपराधी बन सकता है और उनकी साइकोलॉजी भी उतनी ही मजबूत हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति व्यापारिक है तो समय के साथ उनकी मानसिकता भी व्यावसायिक स्तर पर मजबूत हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति सद्गुरु की तरह है और वह सच्चे मार्ग पर है तो उनकी मानसिकता भी उम्र के साथ साथ सच्चे मार्ग पर मजबूत हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति उसे बुरा काम करने को प्रेरित भी करे तो वह कभी भी उसे करने का निर्णय नहीं लेगा। विपरीत रूप में, यदि कोई आतंकवादी को कोई ध्यान करने की सलाह दे तो वह कभी भी उसे नहीं करेगा। इसी तरह आपके वर्तमान स्थिति के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप अच्छे हैं तो आप और भी अधिक अच्छे बनेंगे, और यदि आप बुरे हैं तो आप और भी बुरे बन सकते हैं। और जब कोई बुरा व्यक्ति अपने मन को भी बुरा बना लेता है और सभी नकारात्मक चीजों को अपने साथ ले जाता है तो वह समय के साथ अपनी मानसिकता को डैमेज करता है, जिसे न्यूरोसाइंस की भाषा में क्रॉनिक इलनेस कहते हैं। आगे और भी कई कारण हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, अनहेल्थी लाइफस्टाइल जैसे और भी कई सारे। मानसिक बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे संस्कृत में मानसिक विषंभ कहा जाता है। इस बीमारी में पेशेंट का अनुभव बहुत ही डरावना होता है, जैसे कि विचार अटक अटक के आना, हकलाकर बोलना, सभी सामान्य चीजें डरावनी लगना। जैसे वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड होता है उसी तरह सब कुछ तेजी से दिखाई देना, और शरीर में हो रही हर एक बायोलॉजिकल घटना को महसूस करने का एहसास होता है या फिर उसे सुनाई देता है। और अगर यह पेशेंट कुछ सोचने का प्रयास करे तो वह इतना गहरा अंदर जा सकता है कि अगर सामने बैठा व्यक्ति उसके ऊपर चिल्लाए भी तो उसे सुनाई भी नहीं देगा।
अब मेडिकल साइंस या फिर न्यूरो साइंस आज इतना एडवांस हो चुका है, तो फिर क्यों ऐसे पेशेंट की बीमारी को सॉल्व नहीं कर सकता? देखिए, आज का आधुनिक विज्ञान तर्क पर काम करता है और वो जीवंत मनुष्य के स्वभाव को नहीं पहचान सकता, और जो हमारा यौगिक विज्ञान है वो स्वभाव के ऊपर काम करता है। अगर कोई पेशेंट किडनी की या फिर लिवर की दवाई खा ले और उससे ठीक भी हो जाए, तो बहुत संभावना है कि दूसरे पेशेंट पर भी वो दवाई काम करे, क्योंकि हमारे शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सभी के शरीर में एक समान स्वभाव धारण करते हैं। इसलिए एक समान दवाई हर किसी के ऊपर काम करती है, पर जब बात आए दिमाग की, तो हर दिमाग अलग अलग स्वभाव का होता है। इसी कारणवश हर दवाई हर कोई मेंटल पेशेंट के ऊपर काम नहीं करती। इसी कारण आज का मेडिकल साइंस हर कोई पेशेंट को नींद की दवाई देकर दिमाग को बंद करने का काम कर रहा है। पर दिमाग थोड़े समय के लिए बंद कर देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिमागी प्रॉब्लम्स समझकर उसे सॉल्व करना और उसे एक नॉर्मल अवस्था में वापस लेके आना, वो एक सॉल्यूशन है। असल में नींद की दवाई जानवर का अध्ययन करने के लिए बनी हुई थी, न कि इंसानों पर प्रयोग करने के लिए। जब हम आर्टिफिशियल नींद लेना शुरू कर देते हैं, तब हमारा शरीर और हमारा दिमाग खुद को ऑटोमेटिक हील करना बंद कर देते हैं। अगर इसको समझने के लिए डीप में उतरे, तो साइंस कहता है कि अलग अलग तरह के 15 से 17 टाइप के पेशेंट होते हैं। पर यौगिक साइंस के मुताबिक 2 तरह के पेशेंट होते हैं, जिनमें किसी को बीमारी कम या फिर ज्यादा हो सकती है। एक होता है लॉजिकल पेशेंट, कि जिसके दिमाग में लॉजिकल विभाग ज्यादा सक्रिय हो चुका होता है, पर जो इमोशनल भाग है वो निष्क्रिय या फिर नहीवत प्रमाण में सक्रिय होता है। पहले होते हैं अजड़ प्रकार के पेशेंट, जो किसी के साथ बोले नहीं और खड़ूस प्रकृति का बिहेवियर करते रहे। इस प्रकार के पेशेंट पुरुष में ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा है इमोशनल पेशेंट, जिसमें इमोशनल दिमाग अति सक्रिय हो जाता है और उसके इमोशंस के रूट्स डैमेज हो चुके होते हैं और लॉजिकल विभाग निष्क्रिय होता है। इस प्रकार के पेशेंट बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे कि छोटी बातों पे बहुत ज्यादा हंसना या फिर छोटी बातों पे रोने लग जाना, उसी तरह जैसे कोई छोटे बच्चे का बर्ताव होता है। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्क्लेमर में कहा कि ये सभी सॉल्यूशन थियोरेटिकल है, कि जिसके प्रयोग नहीं किए गए, और ये सभी सॉल्यूशन पेशेंट को नुकसान पहुंचाने वाले या फिर इतने खर्चाल भी नहीं है कि कोई फैमिली इसे अफोर्ड न कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सभी प्रयोग पेशेंट को क्षण भर भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कृपया पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि मैं टोटल आपको 11 सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिसे आप एक न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि प्रयोग करना बस हॉस्पिटल या फिर मेंटल स्कूल की ही जवाबदारी है, तो फिर आप गलत है, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर की चिंता आपको जितनी है उतनी चिंता कोई हॉस्पिटल या फिर मेंटल स्कूल वालों को कभी नहीं हो सकती। और जितना आप उनके स्वभाव को पहचानते हैं, उतना हॉस्पिटल या फिर मेंटल स्कूल नहीं पहचानते। पहला प्रयोग है शक्तिपात। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि हमारा मन 5 ऊर्जा से बना हुआ है: ध्यान, श्वास, चेतना, विचार और बुद्धिमत्ता। जो मेंटली अनवेल पेशेंट होते हैं, उनमें ये 5 ऊर्जा अस्त व्यस्त हो चुकी होती है। पुराने समय में गुरु कैसे अपने शिष्य को शक्तिपात देते थे, बस उसी तरह अगर पेशेंट को उसके थर्ड आई चक्र पर शक्तिपात दिया जाए, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये 5 ऊर्जा एक चक्र पर केंद्रित हो जाए। इसमें कुछ प्रिपरेशन की भी जरूरत होगी, जैसे कि नशीले पदार्थ का दवाई की तरह उपयोग करना, जिसमें कैनाबस, भांग या फिर चरस के धुएं का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब आप बहुत बीमार होते हैं, तो कुछ डार्क एनर्जी आपको हील कर सकती है, और उसे कुछ समय के लिए दवाई की तरह लेने के लिए कभी कभार डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ समय के लिए ये नशीले पदार्थ दिमाग की सेंसिटिविटी और बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं, तो फिर इसे दवाई की तरह यूज करने में कोई खराबी नहीं है। और हमारे आयुर्वेदा ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि इस धरती पर कुछ ऐसी राजसिक ऊर्जा होती है जो इंसान को ठीक तो कर सकती है, पर उसकी आदत भी लग सकती है। इस समय के दौरान हो सकता है कि पेशेंट शरीर से वाइब्रेट होने लगे और अंत में उसे वोमिट भी हो सकती है, जैसे कोई अल्कोहलिक इंसान वोमिट कर दे और तुरंत होश में आ जाए, बस कुछ उसी तरह।
अब दूसरा प्रयोग है पैनिक सिचुएशन बनाओ। जैसे मैंने पीछे कहा कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं और जब न्यूरॉन्स की संख्या घट जाती है तब दिमागी समस्या उत्पन्न होती है। पर जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे हम जिम में मसल्स के ऊपर स्ट्रेस डाल के उन्हें ग्रो करते हैं, बस उसी तरह जब हम दिमाग पर जोर डालते हैं तब न्यूरॉन्स में बढ़ावा आता है, जिसे न्यूरॉन्स प्रोडक्शन एक्सरसाइज कहा जाता है। एक बार पेशेंट को एक नेचुरल नींद लेने दीजिए। अगर आपको लगता है कि नेचुरल नींद वो नहीं ले पाएगा तो आप गलत है। एक दिन सोए बिना वो जागेगा, शायद 2 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन। पर एक समय आएगा कि वो खुद ब खुद सो जाएगा और जब वो नींद से उठे तब उसके लिए कोई पैनिक सिचुएशन बनाओ। जैसे कि पेशेंट का लॉजिकल दिमाग डैमेज हो तो उसके लिए कोई पजल टाइप की गेम बनाओ कि उठते ही उसे गेम में से बाहर आने के लिए दिमाग पर पूरा जोर डालना पड़े। और अगर पेशेंट का इमोशनल दिमाग डैमेज है तो फिर उसके लिए कोई ऐसी परिस्थिति बनाओ कि उनसे उनका इमोशनल दिमाग स्ट्रांग बने, जैसे उसे डराना या फिर प्रेम से भावुक करना या फिर कोई भी तरह उसे इमोशनली प्रिपेयर करना। अब तीसरा प्रयोग है हिप्नोटाइजिंग या फिर वशीकरण। देखिए, वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर वश करें, और साइंटिफिकली कोई इंसान के दिमाग पर वश करना पॉसिबल भी नहीं है। वशीकरण का मतलब है इंसानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर विचार दाखिल करना। 1950 से 1953 के बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें नॉर्थ कोरिया को चीन ने और साउथ कोरिया को अमेरिका ने सपोर्ट किया था। चीन ने कुछ अमेरिकन आर्मी को बंदी बनाया और उसके ऊपर हिप्नोटिज्म के कुछ प्रयोग किए। प्रयोग ऐसा था कि उस आर्मी को बस जिंदा रखने के लिए खाना दिया जाता था और बस उसे पूरे दिन कमांड ही दिए जाते थे कि सोवियत यूनियन अपनी जगह पर सही है, साउथ कोरिया को उसके सामने झुक जाना चाहिए। कुछ दिनों तक प्रयोग करने के बाद अमेरिकन आर्मी उसकी बात मानने लगे और उनकी बातों में सहमति जोड़ने लगे। फिर अमेरिकन आर्मी को रिहा किया गया और अमेरिका वापस भेजा गया। वही आर्मी ने उसके सीनियर जनरल को जाकर बोला कि साउथ कोरिया को सोवियत यूनियन के नियमों का पालन करना चाहिए और नॉर्थ कोरिया के सामने घुटने टिका देने चाहिए। उसकी बात सुनकर उनके सीनियर जनरल के पैर के नीचे से जमीन ही सरक गई और वो समझ ही नहीं पाए कि उसके आर्मी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसके पीछे का यौगिक विज्ञान यही है कि जब हमारा पेट भूखा होता है तब वो दिमाग को ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता, और जब दिमाग को ऊर्जा ना मिले तब वो सोचने की भी हालत में नहीं होता और हर कोई बात बस एक्सेप्ट ही कर लेता है। उस समय दिमाग को जो भी कमांड मिले बस वो बिना सोचे समझे उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम पेशेंट को कुछ दिनों के लिए कम खाना दे और दवाई भी बंद कर दे तो उसके दिमाग तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी और हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं, जैसे कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम जागृत अवस्था में आ रहे हो। और उस समय अगर उसे नेचुरली नींद भी मिल जाए तो वो पूरी तरह उस बातों को अपने दिमाग में दाखिल भी कर सकता है। अब आगे चौथा प्रयोग है मेडिटेशन और एक्सरसाइज। अगर पेशेंट अपने स्टार्टिंग फेज में है और थोड़ी सी भी बात सुनता हो तो उसे मेडिटेशन, योगा, कार्डियो और कुछ व्यायाम करवाने चाहिए। अगर पेशेंट मेडिटेशन करने की हालत में ना हो तो फिर उसे 7 चक्रीय बैलेंसिंग साउंड या फिर सिंगिंग बाउल जैसे साउंड सुनाने चाहिए, जिसके कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे कि अगर उसके 7 चक्र हील भी हो गए या फिर बैलेंस भी हो गए तो बहुत ज्यादा चांस बढ़ सकता है उसकी दिमागी हालत ठीक होने का। अगर किसी पेशेंट की लॉजिकल दिमागी रिदम इम्बैलेंस हो चुकी हो या फिर उसके इमोशंस के रूट्स डैमेज हो चुके हो, फिर भी मेडिटेशन करके और श्वास ऊर्जा का उपयोग करके वो डैमेज हील कर सकता है, क्योंकि श्वासो जीवन शक्ति सा धार्यते तद यत्र गति तस्मिन् प्राणा प्रविशन्ते अवधानम च समायति। अर्थात श्वास एक जीवंत ऊर्जा है, वो जिसके ऊपर भी गिरती है उसमें प्राण दाखिल कर देती है। आगे 5वां प्रयोग है दवाई के ऊपर। अभी आप जो पेशेंट को दवाई दे रहे हो वो सभी दवाई केमिकल से बनी हुई है। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारा मन 3 गुणों से प्रभावित होता है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। और जो ये केमिकल वाली दवाई है वो शरीर में तामसिक ऊर्जा उत्पन्न करती है
और पेशेंट की मनोस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो तामसिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। इसी कारण ही उनकी हालत दिन भर दिन दवाई लेकर भी बिगड़ती जाती है। अगर दवाई देनी ही है तो फिर ये 3 चीजें करिए। उसे आयुर्वेदिक दवाई दीजिए, उसे ज्यादा से ज्यादा कोई फ्रूट खिलाए और ज्यादा से ज्यादा उसे नेचुरल नींद की आदत डालिए। इससे होगा ये कि शरीर में सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होगी और धीरे धीरे वो ऊर्जा दिमागी हालत को ठीक कर देगी। आगे 6वां प्रयोग है कलर के ऊपर। हर एक कलर के पीछे एक बड़ा विज्ञान छुपा है और हर एक कलर हमारी मनोस्थिति को प्रभावित करता है। जैसे ब्लैक कलर ऊर्जा का शोषण करता है, व्हाइट कलर ऊर्जा को बाहर फेंकता है, रेड कलर मन को अलर्ट करता है और ग्रीन कलर मन को शांत करता है। वैसे हर एक कलर के पीछे कोई ना कोई गुण छुपे हुए हैं। अगर हम पेशेंट को ब्लैक कलर पहनाएं और उसके आसपास के वातावरण को सफेद रंग से भर दे और वातावरण शांत बना दे तो कुछ पॉसिबिलिटीज है कि उन्हें पॉजिटिव ऊर्जा मिले और मन के अंदर की नेगेटिव ऊर्जा का विलीन हो जाए। अगर ब्लैक कपड़े पहनाकर हम पेशेंट को सूर्य के सामने खड़ा भी कर दे तो भी सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा उसके शरीर में उम्दा प्रमाण में दाखिल हो सकती है और पसीने के माध्यम से शरीर की इम्प्योरिटी और नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल सकती है। आगे 7वां प्रयोग है मन से तनाव को मुक्त करना। अगर पेशेंट को किसी बात का डर मन में बैठ गया हो, जैसे कि कोई फोबिया, तो उसे 2 तरीकों से डर निकाला जा सकता है। पहला तो उसे प्यार से समझाओ, अगर न समझे तो उसे उस डर का सामना करवाओ। इस तरह उसका धीरे धीरे मन से डर निकल जाएगा और दिमागी दौर से इमोशंस स्ट्रांग बन जाएंगे। जैसे आग को शांत करने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि उसमें घी डालना बंद कर दो और वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी, या फिर उसमें 1 बाल्टी भर के घी डाल दो, तब भी वो आग शांत हो जाएगी। बस कुछ उसी तरह उनको जो भी चीजों से डर लगता हो उनको वही चीजों का सामना करवाओ। आगे 8वां प्रयोग है उनके साथ एक डीप कन्वर्सेशन बनाओ और उसे पूरी तरह जानो और पहचानो। जैसे कोई साइकेट्रिस्ट बात करता है, बस उसी तरह प्रश्न पूछना शुरू करे उससे, जैसे कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बात करो मुझसे। और जैसे वो जवाब दे उसे सुनो और समझो और उसे सामने प्रश्न पूछते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास जवाब पूरे हो जाएंगे और मन से वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। बस उस समय समझे कि आप उनके दिमागी रूट्स तक पहुंच चुके हैं और यही सही समय है उसे कमांड देने का और उसे सही बात समझाने का। आप देखेंगे कि उस समय वो आपकी सब बात सुनेगा और समझेगा भी। जैसे हिंदी में कहावत है कि बात करने से ही बात बनती है। पूरी तरह एनालिसिस करो उसके दिमाग को, समझो उसे और चेंज करो। आगे 9वां प्रयोग है नृत्य। हिंदू शास्त्र में नृत्य को दुखों का नाश कहा गया है। अगर आप कोई भी चिंता से घिरे हुए हो और आप कुछ क्षण भर के लिए नृत्य करें तो उस तनाव से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। संभावना है कि अगर पेशेंट जी भर के नृत्य करे तो उसके होश ठिकाने आ सकते हैं और जो भी उसके मन में डर हो उसका नाश हो सकता है, क्योंकि नृत्य आनंद लाता है और जहां आनंद है वह तनाव कैसा। आगे 10वां प्रयोग है साउंड वेव्स के ऊपर। हमारा दिमाग 5 वेव्स से प्रभावित होता है। अगर पेशेंट को एक कुदरती नींद दी जाए और सोते समय डेल्टा वेव्स साउंड को प्ले किया जाए तो वो एक डीप स्लीप अवस्था में पहुंच सकता है। और जब हम डीप स्लीप अवस्था में पहुंचते हैं तब हमारा दिमाग और शरीर सिंक्रोनाइज होते हैं और नेचुरल हीलिंग शुरू हो जाता है। उस समय आप उसे कमांड भी दे सकते हैं, जैसे कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा श्वास, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे विचार आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो रहे हैं और तुम्हारे विचार और तुम्हारा शरीर अब तुम्हारे काबू में हो रहा है। उसके बाद जब वो नींद अवस्था से उठे तब उसके आसपास गामा वेव्स प्ले करो। इससे और वो जागृत अवस्था में आ जाएगा। और अगर दोपहर की नींद वो ले रहा है तब अल्फा वेव्स प्ले करो और उसे कमांड दो। अल्फा वेव्स प्ले करके आप उसे जो भी कमांड देंगे वो सारे कमांड उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे। न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारे दिमाग के 3 भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड।
जो दिमागी दौर से बीमार पेशेंट होते हैं उनकी चेतना सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में अटकी होती है, और जो पेशेंट कोमा में चले गए हुए होते हैं उनकी चेतना अनकॉन्शियस माइंड में अटक गई होती है। जैसे पेशेंट नींद से उठे, उनके के लिए कोई ऐसी सिचुएशन बनाओ कि उसको दिमाग पर जोर डालना पड़े, और जब उसके दिमाग पर जोर पड़ेगा तब नए न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन होगा, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब 11वां और आखिरी प्रयोग है इजैक्यूलेशन। हमारे कामा सूत्र में भी कहा गया है कि वीर्य का सीधा संबंध हमारे दिमाग के साथ होता है। अगर आप सांसारिक हो तो आपने अनुभव किया होगा कि जब भी मन दूषित होता है तब हमारी चेतना हमें इजैक्यूलेशन का संकेत देती है। इजैक्यूलेशन दिमाग को रिसेट करता है, और इजैक्यूलेशन के बाद असंभव है कि दूषित ऊर्जा दिमाग पर हावी हो। अगर आयुर्वेदिक दवा, नेचुरल नींद और इजैक्यूलेशन ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो तो फिर बहुत संभावना है कि पेशेंट की मनोवृत्ति ठिकाने पर आ जाए। संभावना है कि ये सभी प्रयोग में से कोई एक प्रयोग भी काम कर जाए और पेशेंट ठीक हो जाए। आप अपनी बुद्धि के मुताबिक कोई मल्टीपल प्रयोग का कॉम्बिनेशन करके भी एक नया प्रयोग बना सकते हैं, और अगर कोई प्रयोग काम कर जाए तो कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने लायक है। जैसे कि मैंने पीछे कहा, 3 केमिकल का बैलेंस, कब आपको काम करने की जरूरत है, कब आपको आराम की जरूरत है, और कब आपको अपने दिमाग को खुश करने की जरूरत है। अगर ये 3 चीजों को बैलेंस भी कर दिया तो बहुत कम चांस है बीमार होने के। दूसरा है सभी नशे बंद कर देना, मेडिटेशन, योग और व्यायाम करना। आगे है ब्रह्मचर्य। ध्यान रखें, कम से कम 5 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का ही ब्रह्मचर्य होना चाहिए, ना उनसे कम और ना उनसे ज्यादा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इमोशंस को स्ट्रांग बनाने के लिए और इजैक्यूलेशन मेंटल टफनेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। आगे है खुराक के ऊपर। बन सके उतना सात्विक खुराक लीजिए। कोई ऐसी चीज शरीर में जरा भी ना डाले जिनसे शरीर में तामसिक ऊर्जा उत्पन्न हो, फिर वो केमिकल की दवाई हो या फिर कोई बाहरी विचार। न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाने का निरंतर व्यायाम करते रहिए, जिनसे आपका दिमाग स्वस्थ और स्ट्रांग रहेगा। मैं आज के जमाने के कुछ योग्य को भी अनुवाद करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर जरा ध्यान दें, क्योंकि जितना हमें जीवन भोगने का हक है उतना ही हक उन्हें भी है।